नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज प्लॉट के विशेष कार्यक्रम द पॉलिटिकल प्लॉट पे। अभी हम हरियाणा चुनाव के सिलसिले में बात कर रहे हैं और अपने पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस पार्टी की चुनावी संभावनाओं और उसकी वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे उसकी प्रमुख प्रतिद्वंदी भाजपा की, जो हालांकि इस समय सत्तारूढ़ पार्टी है लेकिन हरियाणा में फिलहाल दूसरे नंबर पर बनी हुई है। जैसा कि हमने कांग्रेस के साथ किया था, उसकी संभावनाओं के बारे में बात करने से पहले हम बीजेपी की इस राज्य में जो बेसलाइन है, वास्तविक राजनीतिक स्थिति है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी की ताकत अपेक्षाकृत नहीं है। पहले साल 2014 से पहले वो हमेशा तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी रही थी। उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन साल 2014 से पहले उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन 1987 में था, जब उन्होंने ताऊ देवीलाल के साथ गठबंधन करके 17 सीटें जीती थी और तब उसको 11% के आसपास वोट मिले थे। उसके बाद से वो अकेले चुनाव लड़ी या आईएनएलडी के चुनाव साथ भी चुनाव लड़ी तो उसे इतना अच्छा वोट कभी नहीं मिला। साल 2005 में अकेले लड़ते हुए उसने 10 सीटें जीती थी और एक बार बंसीलाल जी के साथ गठबंधन करके और साल 1996 में 11 सीटें लाने में कामयाब हो पाई थी। तो अब तक का बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हरियाणा में यही रहा है। इसके बाद जब साल 2014 में चुनाव हुए तो नरेंद्र मोदी के करिश्मे के कारण बीजेपी का वोट शेयर एकाएक 25% बढ़ गया और साल 2014 में उसको 32% के आसपास वोट मिले और 47 सीटें मिली। इसके 5 साल बाद जब साल 2019 में चुनाव हुए तो हालांकि बीजेपी की सीटें 47 से घट के 40 रह गई, लेकिन उसका वोट शेयर 3% और बढ़ गया और इस राज्य में 2019 में उसको 36% वोट और 40 सीटें मिली। तो अगर हम इस तरह से बीजेपी का बेसलाइन देखें तो करीब 10% और 10 सीटों के आसपास का ही बेसलाइन बनता है। लेकिन ये वास्तविक स्थिति नहीं है बीजेपी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से हरियाणा की राजनीति में काफी बदलाव आया है। आईएनएलडी और जेजेपी का प्रभाव कम हुआ है और उसके बहुत सारे वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। कांग्रेस जो पहले नॉन जाट की राजनीति करती थी, अब जाटों की राजनीति करती है और जाटों का ज्यादातर वोट उसके पास ट्रांसफर हुआ है। इसी कारण से बीजेपी का नॉन जाट की राजनीति में आगे बढ़ना उसके लिए इस राज्य में आधार वोट बनाने वाला कारक साबित हुआ। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो बीजेपी की सही बेसलाइन इस राज्य में 25% वोट और 20 सीटों की है। तो इसी बेसलाइन पे आगे हम बीजेपी की सबसे अच्छी और सबसे बुरी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। हालांकि बीजेपी की बेसलाइन के बारे में बात करते समय हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि एक बार अगर किसी राज्य में बीजेपी का वोट शेयर 30% से ऊपर चला जाता है तो फिर उसका नीचे आना काफी कम होता है। अब जैसे कर्नाटका का उदाहरण ले लीजिए। साल 2007 में कर्नाटका में पहली बार भाजपा की सरकार बनी और उससे पहले वहां उसका वोट परसेंट 15% से नीचे ही रहता था। लेकिन एक बार 2007 में जब उसकी सरकार बन गई तो चाहे वो हारे या जीते, उसका वोट शेयर 30% से ऊपर ही रहा है। बस तब तक कि 35% से ऊपर रहा है, किसी भी चुनाव में वो 35% से नीचे नहीं गई है। एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी 31% वोट के साथ सत्ता में आई थी और 209 सीटें जीती थी। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां साल 1991 में भाजपा को भारी सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद उसका ग्राफ एकदम कम हो गया, वो 15% के एकदम न्यूनतम आंकड़े पे पहुंच गई। लेकिन ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि वहां पे दो बड़ी मजबूत क्षेत्रीय पार्टियां थी, सपा और बसपा, जिसके कारण भाजपा न तो सत्ता में आ रही थी और न ही मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभा पा रही थी। हरियाणा में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जेजेपी और आईएनएलडी अगर मजबूत होते तो हो सकता था कि वहां भाजपा तीसरे नंबर पर चली जाती है और उसका वोट शेयर फिर से 15-20% के आसपास आ जाता। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, इसलिए हम इस राज्य में बीजेपी का आधार वोट 31% और 25 सीटों का मान सकते हैं। तो आइए इसी आधार वोट के साथ बीजेपी की अच्छी और बुरी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। जहां तक बीजेपी के लिए सबसे अच्छे चुनाव परिणाम की बात है तो इसे यहाँ 37% वोट और 40 सीटों का हो सकता है। इसके पीछे के तर्क क्या है? तो साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो भाजपा को यहाँ 44 सीटों पे बढ़त मिली थी और कांग्रेस 42 सीटों पे आ गई थी और 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी आ गई थी। अब भाजपा नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव के बाद हमारी स्थिति में थोड़ा सुधार ही हुआ है, स्थिति बिगड़ी नहीं है। जो गुस्सा था राज्य की सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति, वो निकल गया है और ऐसा लगता नहीं है कि मतदाता दोबारा एक ही गलती के लिए बीजेपी को फिर से दंडित करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने कुछ नई घोषणाएं की हैं। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लेके आई है, जिससे वहां जो सरकारी कर्मचारी हैं या अर्धसैनिक बलों में, बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों में हरियाणा के कर्मचारी काम करते हैं, तो उनका जो आकर्षण है केंद्र सरकार के प्रति वो बढ़ा है। इसके साथ साथ
सरकार ने आयुष्मान भारत को 70 साल से ऊपर के लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए लागू कर दिया है। और हरियाणा में ऐसे लोगों की आबादी काफी है। तो बीजेपी नेताओं का मानना है कि इससे उनके वोटों में 2 से 3% का इजाफा होगा। और हालांकि वो मानते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के वोटों में लोकसभा की तुलना में 5-5% की गिरावट संभव है। लेकिन अगर हम बीजेपी के वोट शेयर में से 46% के वोट शेयर में से करीब 5% घटा भी दें, तभी 41% के आसपास बनता है। तो बीजेपी का ये मानना है कि 2 से 3% का ये उछाल होता है अगर, तो उनका वोट शेयर 40% का और 40 सीटों का बना रह सकता है। इसके अलावा बीजेपी के नेता राजस्थान चुनावों का भी उदाहरण देते हैं। वहां पे बीजेपी का वोट शेयर लोकसभा और विधानसभा में 7% का अंतर था। लोकसभा में उनको 49% वोट मिले थे, विधानसभा में 42% वोट मिले थे। तो अगर हरियाणा के 46% में से 7% घटा दें तो ये 39% बढ़ता है। इस आधार पे भी उनका वोट 40% के आसपास रह सकता है। पर मगर ये बीजेपी नेताओं का तर्क है। वास्तविक स्थिति क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस राज्य में वास्तविक राजनीतिक स्थिति तो ये है कि भाजपा अभी किसी भी प्रकार से सत्ता में आने के लिए सारे हथकंडे अपना रही है, बहुत सारे जोड़ तोड़ कर रही है। अब दलितों की बात कीजिए, उन्होंने 17 सीटों में से 10 सीटों पे गैर जाटव उम्मीदवार खड़े किए हैं। उनका यह मानना है कि गैर जाटव जो इस राज्य में 7 से 8% का वोट शेयर रखते हैं, उनके वो 60% वोट तोड़ ले तो 4 से 5% एक्स्ट्रा वोट उसको मिल सकता है। फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जब भी हरियाणा गए तो उन्होंने ओबीसी का कार्ड खेला। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि हरियाणा में जाटों को फॉरवर्ड कास्ट में गिना जाता है, वो ओबीसी नहीं माने जाते हैं वहां पे। तो ओबीसी वोटों की आबादी वहां पे 30% है और बीजेपी उसका भी 70% हिस्सा अपने पास लाना चाहती है। तो 21% ओबीसी, 5-6% दलित और बाकी के अगर उसके शहरी मतदाताओं को गिन लें तो बीजेपी अपना आंकड़ा कुल मिला के 41% के आसपास पाती है। और अगर ये वोट उसको मिलता है तो उसको 45 से 50 सीटें मिलती हैं। लेकिन यह बीजेपी के लिए बहुत ही आशावादी तरीका है। वास्तविक स्थिति क्या है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। बीजेपी के लिए असल मुश्किल ये है कि हरियाणा में जो जातीय समीकरण है वो इसके खिलाफ है। हरियाणा में जाटों की आबादी 22%, दलितों की आबादी 21% और मुसलमानों की आबादी 9% है। और इसको हम जोड़ दें तो यह 52% बनता है। हालांकि बीजेपी ने 13 जाट उम्मीदवार भी मैदान में उतारे हैं, फिर भी उसको इस 52% में से 8 या 9% से ज्यादा वोट आता नहीं दिखता। तो फिर बाकी बचा जो 48% है, उसी में से बीजेपी को अपने लिए 32 से 33% वोट खींचना पड़ सकता है। इसमें प्रमुख भूमिका निभाएंगे दलित मतदाता। बीजेपी ने दलितों के लिए क्या किया है? बीजेपी के पास राष्ट्रीय स्तर पे कोई दलित चेहरा नहीं है जो वहां पे दलितों के वोट लुभा सके। तो उन्होंने क्या किया? राम रहीम को पैरोल पे रिहा किया। हालांकि राम रहीम का प्रभाव है लेकिन उतना नहीं है जो पिछले 10 साल पहले हुआ करता था। और वो मुश्किल से 4-5 विधानसभा क्षेत्रों में 8 से 10 हजार वोट को प्रभावित कर सकते हैं। और इससे मुझे नहीं लगता कि कोई खास अंतर पड़ेगा। इससे बड़ा कदम बीजेपी के लिए क्या हो सकता था? बीजेपी के लिए इससे बड़ा कदम यह हो सकता था कि अगर वो यह घोषणा कर देती वो किसी दलित को, चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए, चीफ मिनिस्टर की बात तो अभी मान करिए ही नहीं, अगर वो डिप्टी सीएम बनाने की भी घोषणा कर देती तब भी दलितों का एक बड़ा हिस्सा उसकी तरफ आता। फिलहाल ऐसा होता दिखता नहीं है। तो हमारे हिसाब से बीजेपी के लिए जो सबसे अच्छी स्थिति है वो 37% वोट और 40 सीटों की है। लेकिन इसमें भी एक पेच है। ऐसी स्थिति भी तभी संभव होगी जब अन्य, जिसमें आप भी शामिल है और बाकी पार्टियां शामिल हैं, 25% वोट खींचे और कांग्रेस का वोट शेयर भी 37-38% के आसपास ही रहे, तभी जाके भाजपा को 40 सीटें मिलेगी। नहीं तो 37% वोट लाके भी 20-22 सीटों तक ही सिमट जाएगी। तो बीजेपी के लिए सबसे अच्छा परिदृश्य यही। ये तो बात थी बीजेपी के लिए सबसे अच्छी स्थिति के बारे में। अब आइए जरा बात करें बीजेपी के लिए सबसे खराब स्थिति क्या हो सकती है। तो बीजेपी के लिए सबसे खराब स्थिति का हमारा अनुमान है 27% वोट और 15 सीटें। हालांकि पहले हमने कहा था कि बीजेपी का वोट 30% से नीचे नहीं जाता जनरली, लेकिन ऐसा उन राज्यों में होता है जहां बीजेपी का वोट शेयर 40% से ऊपर हो। लेकिन हरियाणा में ये कभी भी 40% से ऊपर नहीं गया है। बीजेपी के वोटों में विधानसभा चुनाव में 8 से 10% तक की गिरावट आती है। अगर हम 2018 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां बीजेपी का वोट शेयर 8% गिरा था और उसका वोट शेयर 31% से घट के
33% पे आ गया था। इसी तरह हिमाचल प्रदेश का जो पिछला विधानसभा चुनाव था उसमें भी बीजेपी के वोटों में 5 से 6% की गिरावट आई थी। तो वैसे भी हरियाणा बड़े वोट सिंह के लिए जाना जाता है। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 15% गिर गया था, वो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। हालांकि इस समय हरियाणा में वैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई तीसरी मजबूत पार्टी नहीं है और बीजेपी के तीसरे नंबर पर जाने की कोई संभावना नहीं है। इसीलिए 15% वोट का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 15% वोट का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी के वोट शेयर में 10% तक की गिरावट आ सकती है और वैसी स्थिति में इसको 27% वोट मिलेंगे। अब इन 27% वोटों के साथ क्या हो सकता है? इन 27% वोटों के कारण बीजेपी हो सकता है कि सिंगल अंक में ही रह जाए, उसको 8-9 सीटें ही मिले। लेकिन बीजेपी ने दक्षिण हरियाणा में, खासकर दक्षिण हरियाणा के शहरी क्षेत्रों में अपना आधार बना रखा है और अहिरवाल क्षेत्र में उसकी पकड़ है। तो कुछ ऐसी शहरी सीटें हैं जहां बीजेपी के लिए इस समय हारना मुश्किल है, कांग्रेस के लिए बीजेपी को इस समय हराना मुश्किल है। और इसीलिए हम यह मानते हैं कि बीजेपी को अगर 27% वोट आती है तो इसकी सीटें 12 से 15 के बीच आएंगी। इसलिए हमारा अपना अनुमान है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए सबसे खराब स्थिति 27% वोट और 15 सीटों का हो सकता है। सबसे अच्छी और सबसे खराब स्थिति के बारे में बात करने के बाद ये बात करते हैं कि बीजेपी के लिए हरियाणा में इस बार इतनी मुश्किल क्यों हो रही है। वैसे तो कई सारे कारण और मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही है और ये जल्दी ऐसा होता नहीं है। तीसरी बार सत्ता में आने बड़ा मुश्किल काम होता है और 10 में से 8 बार सभी पार्टियां ऐसा करने में विफल रहती है। जब तक कि आपकी विपक्षी पार्टी एकदम मरणासन्न स्थिति में नहीं हो, जैसा कि पहले कांग्रेस हुआ करती थी लेफ्ट के खिलाफ पश्चिम बंगाल में, या अभी कांग्रेस गुजरात में है बीजेपी के खिलाफ, तब तक आपके लिए तीसरा कार्यकाल पाना उतना आसान नहीं होता है। एक और स्थिति होती है, जैसे आप बहुत ज्यादा मजबूत हो तब भी, जैसे कि भाजपा गुजरात में है या पहले मध्य प्रदेश में थी, तो भी आप तीसरा कार्यकाल पा सकते हैं। लेकिन हरियाणा में इन दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं है। तो हरियाणा के अगल बगल के जो राज्य हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, यहाँ तो लगातार दूसरा कार्यकाल पाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए अगर बीजेपी हरियाणा में हार भी जाती है तो रणनीतिक तौर पर यह उसकी उतनी बड़ी हार नहीं होगी। लेकिन अगर बीजेपी हरियाणा में हारती है तो उसकी हार का दर्द कम नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा के तुरंत बाद 2-3 और राज्यों में चुनाव होने हैं। झारखंड में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और कुछ समय बाद दिल्ली में भी चुनाव होने हैं। तो अगर बीजेपी का और केंद्र सरकार का चुनाव कार्यक्रम तय करने में कोई हाथ है तो मुझे पता नहीं कि यह कार्यक्रम कैसे बनाया गया। लोकसभा चुनाव की बात करें तो इन सभी राज्यों में बीजेपी की सबसे खराब स्थिति हरियाणा में ही थी। अब हो सकता है कि हरियाणा में बीजेपी अभी भी जीत जाए, कोई चमत्कार हो जाए। हालांकि आप अपनी कोई रणनीति चमत्कार के आधार पर नहीं बनाते, इसलिए मुझे नहीं पता कि भाजपा आलाकमान का कोई प्रभाव था या नहीं चुनाव आयोग पे। लेकिन हरियाणा का चुनाव इन 3 राज्यों से पहले होना बीजेपी को गहरा दर्द दे सकता है। इसके अलावा अगर कांग्रेस हरियाणा में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है तो बीजेपी के लिए यह एक बुरे सपने जैसा हो जाएगा, क्योंकि तब कांग्रेस अपने ओरिजिनल फॉर्मूले, जिसने उसको 30 साल तक सत्ता में रखा था, उसके 2 बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर्स, दलित और मुस्लिम को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाएगी। वैसे हरियाणा में कांग्रेस को जाटों का भी समर्थन मिल रहा है, लेकिन जाटों का समर्थन कांग्रेस के लिए अस्थायी नहीं रहा है। जाट तभी कांग्रेस को समर्थन करते हैं जब वहां पे कांग्रेस जाट मुख्यमंत्री दे। तो कांग्रेस को अपने आगे की राजनीति ये बनानी है कि दलित और मुस्लिम वोट अगर उसके साथ एकजुट हो जाता है तो बाकी किसी भी बड़े जाति को अपनी तरफ एक करके हरियाणा में सरकार बना सके, और वैसी स्थिति भाजपा के लिए बड़ी बुरी साबित होगी। तो भाजपा के लिए सबसे जरूरी है वो यह है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत पाने से रोके, और ऐसा करने के लिए उसको कम से कम 35 सीटें जीतनी पड़ेगी। अगर 35 सीट से एक भी सीट कम आती है तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और वैसी स्थिति में हरियाणा की हार बीजेपी के लिए बहुत बुरी हार साबित हो सकती है। तो आज के द पॉलिटिकल प्लॉट में इतना ही। अगले अंक में हरियाणा से ही जुड़े किसी और मुद्दे के बारे में करेंगे बातें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।